चलिए, तो अब अगला जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड रिचर्ड बेलेजली। तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे लॉर्ड बेलेजली के ऊपर। इनका जो टेनर होता है एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये 5वें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में अपॉइंट होते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये आएगा, 5th गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसमें हमने देखा वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और उनके बाद अगर बात करें वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद, तो ऐसे करते हुए ये जो आते हैं ये कौन से नंबर पे आ जाते हैं? 5वें पोजीशन पर। ठीक है, इनके बीच में देखिए वॉरेन हेस्टिंग के बाद एक फेमस नाम जो है वो किसका आता है? वो आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ठीक है, कॉर्नवालिस के अलावा हम बात करें तो कोई इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल यहाँ पे नहीं रहे हैं। तो अब डायरेक्टली जो नाम आ गया है वो आ गया है किसका? रिचर्ड बेलेजली का। किस पोजीशन पर है, कौन से नंबर पे है? तो ध्यान रखिएगा 5th गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब इनके कार्यकाल की बात की जाए तो आप सभी को पता है 1798 से 1805 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। 1798 से 1805 तक बंगाल में गवर्नर जनरल के पद पर या पोस्ट पर अपॉइंट रहते हैं। और आप सभी को पता है कि 1799 में, अब इनके शासनकाल के हम इवेंट्स की बात करें, इस इवेंट में इस समय में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, तो सबसे पहले आप दो चीजें बोल सकते हैं। एक तो 4th एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और आप सभी को पता है 1799 में इन्होंने मैसूर के ऊपर हमला कर दिया था, मैसूर पर अटैक कर दिया था। और इस युद्ध में, इस लड़ाई में जो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे वो इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। ठीक है, इसके बाद मैसूर पर इनका कब्जा हो गया था और मैसूर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पार्ट बन जाता है, उनके अधीन आ जाता है। और मैसूर पर जो बोडियार वंश के शासक थे, जो बोडियार वंश पहले रूल किया करता था, ठीक है, मैसूर पर, उसी वंश के एक व्यक्ति को क्या किया जाता है? शासक बना दिया जाता है। ठीक है, और मैसूर में भी सब्सिडरी अलायंस मैसूर पर भी क्या कर दी जाती है? अप्लाई कर दी जाती है। ठीक है, तो इन 1799 यहाँ पे बात की जाए तो ही इन्वेडेड ऑन टीपू सुल्तान, और इन्होंने टीपू सुल्तान पर हमला किया, या हम बोल सकते हैं इन्वेडेड ऑन मैसूर, इन्होंने मैसूर पर हमला किया एंड डिफीटेड टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया। ठीक है, ऑफ मैसूर आफ्टर अ ह्यूज बैटल, तो एक बड़ा युद्ध, एक भीषण युद्ध हुआ और उसमें टीपू सुल्तान हार गया। और एक दूसरी चीज जो आप देखते हैं वो 1803 से 1805 तक जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है वो भी इन्हीं के टाइम पर, इन्हीं के समय पर लड़ा जाता है। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर हम बात करें तो उसके पीछे जो रीजन था, उसके पीछे जो कॉजेस थे वो थे मराठा कॉन्फेडरेसी में आपस में ही जो है संघर्ष थे, आपस में ही विवाद था। और जैसे कि इंदौर और ग्वालियर जो थे, होलकर और सिंधिया, इन दोनों में हमेशा विवाद हुआ करता था, इन दोनों में हमेशा संघर्ष चला करते थे। ठीक है, और इसी संघर्ष के फलस्वरूप जो इंदौर के जो होलकर रूलर थे, यशवंत राव होलकर, ठीक है, और अगर हम बात करें उस समय पर, तो उस समय पर ग्वालियर में सिंधिया रूलर रूल किया कर रहे थे। ठीक है, और पुणे में जो थे वो पेशवा थे, जिनका नाम था आपके बाजीराव द्वितीय। ठीक है, अब क्या होता है कि इसी समय पर विवाद क्रिएट होता है, एक डिस्प्यूट क्रिएट होता है, और जो इंदौर के होलकर होते हैं वो हमला करते हैं पेशवा के ऊपर, जिसमें पेशवा और सिंधिया की कंबाइंड फोर्स को वो हरा देते हैं। ठीक है, कौन? यशवंत राव होलकर। और फिर यहाँ पर वो आकर बैठ जाते हैं पेशवा वाले रीजन में, और वहां पर अपने पसंदीदा व्यक्ति को, ठीक है, अपने फेवरेबल पर्सन को पेशवा अपॉइंट कर देते हैं। अब ये जो पेशवा थे ये भागकर कहाँ चले जाते हैं? भागकर चले जाते हैं बेसिन, और बेसिन में ये अंग्रेजों के साथ ट्रीटी साइन कर लेते हैं, जैसे ट्रीटी ऑफ बेसिन, और साथ ही हम उसे ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि भी कहते हैं। और अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर लेते हैं, और यहाँ से एक प्रकार से अंग्रेजों और मराठों में रिलेशन यहाँ पर डेवलप हो जाता है। और फिर वो अपनी फोर्स के साथ पेशवा के एरिया में अटैक करके जो होलकर की सेना थी उसे पराजित करते हैं, और होलकर फिर अपने इंदौर में वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हो जाता है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1802 से 1805 तक चलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करें और इनके जीवन या इनके शासनकाल के समय की इंपॉर्टेंट इवेंट्स की अगर बात करें,
तो सबसे खास चीज जो पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि इन्होंने एक नई पॉलिसी, एक नया सिस्टम लेकर आए थे, ठीक है, और उस पॉलिसी या उस नीति का नाम था ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो ध्यान रखिएगा, ही इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन 1798। ठीक है, तो इन्होंने अपने शासनकाल में जैसे ही ये इंडिया आते हैं, ये भारत में कौन सी नई पद्धति या कौन सा नया सिस्टम लेकर आते हैं, तो ये लेकर आते हैं ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। कब? 1798 में। इनके आते से ही ये पद्धति, ये नए सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन 1798। ठीक है, तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किससे रिलेटेड है, 5 ईयर सेटलमेंट किससे रिलेटेड है, रैयतवाड़ी सिस्टम किससे रिलेटेड है, महलवाड़ी सिस्टम किससे रिलेटेड है, ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस किससे रिलेटेड है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब देखिए, ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम का क्या मीनिंग था, इसमें क्या बेसिक बातें थी, तो आप लोग ये समझे। इसमें क्या होता था कि जो इंडियन रूलर्स थे, जो भारतीय शासक थे, उन्हें क्या दी जाती थी, सब्सिडी दी जाती थी एक प्रकार से। और इस सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था कि ब्रिटिश ट्रूप्स को, ब्रिटिश सैनिकों को या ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को इंडियन रूलर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता था, भारतीय शासकों के द्वारा नियुक्त किया जाता था फॉर प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि ये जो लॉर्ड बेलेजली थे, ये अलग अलग इंडियन स्टेट्स में गए हैं, अलग अलग भारतीय शासकों से मिले हैं, और उनके अंदर एक भय पैदा किया है, उनके अंदर एक डर पैदा किया है। और वो डर था ये कि आपके ऊपर जो नाइबर स्टेट्स हैं, आपके जो पड़ोसी शासक हैं, वो हमला करने जाने वाले हैं या वो आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से एक डर दिखाया गया और फिर उन्हें प्रोटेक्शन करने के लिए उन्हें समझाया गया कि आपको हमारे साथ एक ट्रीटी साइन करना चाहिए जो कि आपकी प्रोटेक्शन के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। अब इस ट्रीटी के तहत क्या होगा कि हमारी जो सेना है, इट मीन जो ब्रिटिश फोर्स है, वो आपकी टेरिटरी में आकर, आपके राज्य में आकर आपकी रक्षा करेगी। और इस सेना की बात करें तो इसका खर्चा भी आपको ही क्या करना होगा, वहन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, इस ट्रीटी के तहत इन्होंने बेसिकली देखा जाए तो इंडियन रूलर्स को सुरक्षा देने के उद्देश्य से ये ट्रीटी शुरू की। हालांकि इस ट्रीटी का बेसिक टारगेट या मूल जो लक्ष्य था, द बेसिक टारगेट ऑफ द ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस इज दैट टू कंट्रोल द सोवरेनिटी ऑफ इंडियन स्टेट या इंडियन प्रिंसली रूलर्स। तो भारतीय जो प्रिंसली शासक थे, भारतीय जो शासक थे, उनकी सोवरेनिटी को, उनकी इंडिपेंडेंसशिप को कंट्रोल करना, उनके ऊपर एक प्रकार से अपना कंट्रोल स्टेब्लिश करना, अपना नियंत्रण स्थापित करना। इस पर्टिकुलर टारगेट से इस ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस को शुरू किया गया था। किसके द्वारा? आपके लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। ठीक है, तो अब देखिए इसके हम कुछ पॉइंट या कुछ मुख्य बातों को समझें। ब्रिटिश आर्मी इज अलाउड टू स्टे इन इंडियन स्टेट एंड प्रिंसली स्टेट टू बियर द मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो ब्रिटिश आर्मी है वो अलाउ की गई है टू स्टे इन इंडियन स्टेट। तो भारतीय राज्यों में या भारत के जो प्रिंसली राज्य हैं वहां पर स्टे करेगी, वहां पर रुकेगी उनके खर्चे पर। ठीक है, प्रिंसली स्टेट टू बियर द मेंटेनेंस कॉस्ट, और उनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो प्रिंसली स्टेट के जो रूलर्स हैं वही क्या करेंगे, वहन करेंगे। ठीक है, बदले में ये लोग क्या करेंगे, बदले में ये लोग राजा को प्रोटेक्शन देंगे, राजा की रक्षा करेंगे। ठीक है, पड़ोसी राज्यों से, और साथ ही इंटरनली अगर प्रजा की ओर से, पब्लिक की ओर से कोई अगर हार्म होता है तो उनसे भी ये क्या करेंगे, उस राजा की रक्षा करेंगे। ठीक है, अब इसके बदले में क्या होता है, तो ये रक्षा की जाती है। ठीक है, और इसका पूरा खर्चा कौन करता है, राजा करता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता क्या है इस प्रोविजन में, इस ट्रीटी का जो दूसरा प्रोविजन है वो ये है कि धीरे धीरे ये बोला जाता है राजा को, या राजा के साथ ये बात थी, प्रिंसली रूलर के साथ ये कंसेप्ट था, ये प्रोविजन था कि धीरे धीरे आपको अपनी खुद की जो सेना है, अपनी खुद की जो आर्मी है, उसे डिसॉल्व करना होगा, उसे समाप्त करना होगा। इट मींस कि ये पूरी तरह से जो इंडियन स्टेट के रूलर्स थे उन्हें अपने ऊपर निर्भर बनाना चाहते थे, अपने ऊपर पूरी तरह से आधारित करना चाह रहे थे। ठीक है, कि ना तो इनके पास सेना होगी तो इन्हें सिक्योरिटी भी हमें देना पड़ेगी। ठीक है, तो एक प्रकार से पूरा का पूरा जो कंट्रोल था वो चाह रहे थे, और ये प्रोविजन था कि आपको खुद की जो सेना है, खुद की जो आर्मी है, उसे क्या करना होगा, धीरे धीरे डिसॉल्व करना होगा। ठीक है, आफ्टर सब्सिडरी अलायंस विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश रूलर कैन नॉट फॉर्म एन अलायंस विद एनी अदर रूलर। साथ ही साथ क्या होता है कि जो इंडियन रूलर्स थे,
जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया है, जिन्होंने सहायक संधि पर साइन किया है, वो विदाउट परमिशन ऑफ ब्रिटिश रूलर, ब्रिटिश अधिकारियों से या ब्रिटिशर्स से परमिशन लिए बिना जो रूलर था वो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ किसी प्रकार का समझौता, किसी प्रकार की ट्रीटी या गठबंधन नहीं कर सकता था, ठीक है ना। उसे पहले परमिशन लेना होती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से या ब्रिटिश गवर्नर जनरल से, और उनकी परमिशन के बाद ही वो अपने पड़ोसी राजाओं के साथ किसी प्रकार के संबंध या कोई प्रकार की ट्रीटी या एक प्रकार का गठबंधन कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो राइट्स थे, यहाँ पे जो अधिकार थे, ये काफी ज्यादा खत्म हो गए थे। रूलर कैन नॉट डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट एनी पावर। साथ ही साथ जो भारतीय रूलर्स थे, जो भारतीय शासक थे, वो दूसरे शासकों के अगेंस्ट में वॉर भी डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, उनके खिलाफ उनसे युद्ध भी नहीं लड़ सकते थे, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है। साथ ही साथ दे कैन नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन अदर देन द ब्रिटिश। वो अपने यहाँ पर अपने राज्य में दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज के एक्सपर्ट लोग थे उन्हें भी अपॉइंट नहीं कर सकते थे एज ए एम्प्लॉय। तो अगर इन्हें एम्प्लॉय रखना भी है यूरोप में किसी को, तो सिर्फ ब्रिटिश को ही रख सकते हैं। दूसरे देश, यानी कि अगर हम बात करें जैसे उस समय पर इंडिया में डच थे या फ्रेंच थे या फिर हम बात करें पोर्तुगीज थे, तो इधर के लोगों को अपॉइंट नहीं किया जा सकता था एज अ एम्प्लॉय। सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश लोगों को ही एम्प्लॉय के रूप में अपॉइंट करने की अथॉरिटी थी इस ट्रीटी के तहत। इंडियन स्टेट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को अपॉइंट किया जाता था। एक ब्रिटिश रेजिडेंट भारतीय राज्यों में या भारतीय प्रिंसली राज्यों में क्या करते थे, निवास करते, ठीक है। अब ये जो रेजिडेंट थे, इनके लिए ये प्रावधान था या इनके लिए ये नियम था कि इन्हें उस राजा के दरबार में उपस्थित होना है, दरबार में जो कार्यवाही होती है उसमें उपस्थित रहना है, उसमें उन्हें अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है। साथ ही साथ लेकिन ये भी था कि जो रेजिडेंट है ये किसी भी क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करेगा, किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ये तो पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि उसे अपॉइंट ही किया गया था। देखिए यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिखावे की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन का पालन किया जा रहा है, यानी कि हम आपके इंटरनल मामलों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन हो इसके जस्ट उल्टा रहा है, हो एकदम अपोजिट रहा है। और ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट को अपॉइंट किया गया है ये पूरी तरह से वहां के पॉलिटिकल मामलों में या राजनीतिक मामलों में इंटरफेयर करेगा या हस्तक्षेप करता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजन थे ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। या ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस की अगर बात करें तो इससे क्या हुआ है कि जो राज्य के राइट्स या जो राज्य की सेल्फ डिफेंस थी वो लगभग क्या हो गई, समाप्त होती गई, ठीक है। एक तो राज्य के या भारतीय राज्यों की जो अधिकार थे, देखिए अब क्या है, राजा जो है वो सारा काम किससे पूछकर कर रहा है, ब्रिटिश अथॉरिटी से या ब्रिटिश ऑफिसर से। तो इट मींस कि उसके जो राइट्स हैं वो समाप्त हो गए। तो अब राजा राजा की तरह नहीं बचा है क्योंकि उसे सारी चीजें ब्रिटिशर से पूछना पड़ रही है। दूसरी बात, जो सेल्फ डिफेंस की बात की जाए, अगर खुद की सेना की बात की जाए तो उसे भी यहाँ पे खत्म कर दिया गया क्योंकि आप सभी को पता है सेना को डिसॉल्व करने की बात बोली गई थी। दूसरा, द स्टेट लॉस द राइट ऑफ मेंटेनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। तो यहीं पर जो भारतीय शासक थे, जो भारतीय राज्य थे, भारतीय शासक किसी दूसरे इंडियन रूलर्स के साथ किसी प्रकार के डिप्लोमेटिक रिलेशन या कूटनीतिक संबंध नहीं बना सकते थे, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनते थे भारतीय शासकों के वो क्या हो गए, समाप्त हो गए, ठीक है। द स्टेट लॉस द राइट ऑफ एम्प्लॉइंग फॉरेन एक्सपर्ट्स। साथ ही साथ जो भारतीय राज्य के जो शासक थे वो एक्सपर्ट लोगों को जो दूसरे यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करते हैं उन्हें अपॉइंट नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें प्रावधान था या प्रोविजन ये था कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही अपॉइंट किया जा सकता था, किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री के एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय नहीं रखा जा सकता था, ठीक है। अब इस ट्रीटी को सबसे पहले अगर देखा जाए तो किसने साइन किया, तो इस ट्रीटी पर सबसे पहले साइन करने वाले जो रूलर थे वो निजाम थे हैदराबाद के, ठीक है। तो हैदराबाद के निजाम के द्वारा 1798 में फर्स्ट टाइम इस ट्रीटी को साइन किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था। फिर बात की जाए तो तंजावुर ने 1799 में इस ट्रीटी पर साइन किया है। मैसूर ने 1799 में किया क्योंकि 1798 में मैसूर को जीत लिया था फाइनली, और उस पर बोडियार वंश के रूलर को अपॉइंट करके उससे ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस साइन कराई गई थी, ठीक है। 1801 में अवध को कॉन्कर कर लिया जाता, अवध को जीत लिया जाता और अवध में ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस लगा दी जाती, जीता नहीं है, सिर्फ अवध में ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस लगाई है 1801 में, ठीक है। फिर हम बात करें इसके अलावा तो पेशवा बाजीराव सेकंड ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस पर साइन करते हैं 1802 में। इसके बाद भोसले जो मराठा कॉन्फेडरेसी में दूसरा क्षेत्र था, नागपुर, वहां के रूलर थे भोसले, 1803 में वो साइन करते हैं। सिंधिया जो इंदौर में रूलर्स थे 1804 में वो साइन करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम बात करें होलकर तो 1805 में ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस पर साइन किया था होलकर्स के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से हमने बात करी ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस या फिर सहायक संधि के बारे में। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस गवर्नर जनरल की, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है लॉर्ड वेलेजली।
सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मुख्य बिंदु जो था वो इनकी सहायक संधि थी, और वो सहायक संधि को हमने सबसे पहले डिस्कस किया है। सहायक संधि का बेसिक टारगेट क्या है, उसका बेसिक उपलक्ष्य, बेसिक उसका मूल क्या है उसको समझना है, किसने लाया गया उसको समझना है, ठीक है। और फिर इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हमने पढ़े हैं उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पे, तो क्या होता है कि जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा जाता है 1799 में, जिसमें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, और टीपू सुल्तान की मृत्यु होने के बाद जो एनेक्सेशन हुआ है कहाँ पर, मैसूर में, और जो टीपू सुल्तान को हराया है, उसके साम्राज्य को जो कब्जा किया है, उसके 1 ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद, 1 साल पूरा हो जाने के बाद, उसके कॉमेमोरेशन में, उसके मेमोरी में इनके द्वारा एक कॉलेज बनवाया जाता है, कॉलेज की स्थापना की जाती है जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। तो कलकत्ता में ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करते हैं, ठीक है। इन 1800 में इनके द्वारा एक कॉलेज स्थापित किया जाता है जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है, और कहाँ पर, कलकत्ता में, ठीक है। तो ये नाम से ही समझ गए हैं आप लोग कि फोर्ट विलियम जो था वो कहाँ पर था, कलकत्ता में था। तो ये कॉलेज भी कहाँ पर बनता है, कोलकाता में बनता है। और इस कॉलेज को बनवाने के पीछे टारगेट ये था कि जो सिविल सर्वेंट्स थे उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। तो सिविल, फॉर ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए ये कॉलेज बनवाया जाता है। हालांकि लगभग 5 ईयर के बाद ही 1805 या 1806 में ही ये जो एक्टिविटी होती है सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग की इंडिया में, जो बेलेजली भारत में शुरू करते हैं, इंडिया में शुरू करते हैं, इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है कहाँ पर, ब्रिटेन में। तो बाद में लगभग 1805 में ये जो एक्टिविटी है ये अगेन कहाँ शुरू हो जाती है, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में एक कॉलेज बनवाया जाता है, और वहाँ पर से जो ईस्ट इंडिया कॉलेज था ब्रिटेन का, वहाँ पर से ट्रेनिंग दी जाने लग जाती है किसे, सिविल सर्वेंट्स को। तो हालांकि बेलेजली इंडिया में इन सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए कॉलेज स्टेब्लिश करते हैं, बट अगेन ये जो कॉलेज था ये कहाँ शिफ्ट हो जाता है, ब्रिटेन में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, 1805 या 6 के अप्रोक्स। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि अब देखिए क्या होता है कि जब मैसूर पर कंट्रोल कर लिया है, अब इन्होंने क्या किया है, मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी इन 1801 में, फॉर्मेशन ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना कर देते हैं, और ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी बनती है इसका रीजन ये है, इसका कारण ये है कि मैसूर पर जो सक्सेसफुल वॉर्स हुए हैं, मैसूर के साथ जो सफल युद्ध हुए हैं, जिसके कारण मैसूर और उसके आसपास से लगा हुआ जो काफ़ी एरिया था, जो टेरिटरी थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जाती है, ठीक है। और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है वो काफ़ी मजबूत और शक्तिशाली बन जाती है, और उसमें एक बड़ा एरिया, एक बड़ा क्षेत्र शामिल हो जाता है। उसका कारण था टीपू सुल्तान और उसकी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में कर पाना, ठीक है। तो ये जो सक्सेसफुल वॉर हुए हैं अगेंस्ट टीपू सुल्तान 1782 से 99 तक, 1782 से 1799 तक, ठीक है। इन युद्ध में ये रिजल्ट निकला है कि एक बड़ा एरिया, एक बड़ा क्षेत्र जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी को क्या किया गया है, शामिल किया गया, मद्रास प्रेसिडेंसी में शामिल किया गया, ठीक है। कई डिस्ट्रिक्ट्स या कई जिले जो थे वो यहाँ पे मिल जाते हैं आफ्टर द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो 1792 में होती है, जिसके द्वारा टीपू अपने आधे से ज्यादा राज्य किसे सौंप देता है, ब्रिटिशर्स को सौंप देता, ठीक है। तो इसके तहत क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जैसे मालाबार या सालेम जो जिले थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ जाते हैं, जिससे कि मद्रास प्रेसिडेंसी को एक क्षेत्र या बड़ा एरिया मिल जाता है, ठीक है। कोयम्बटूर और कनारा डिस्ट्रिक्ट भी जो थे, कोयम्बटूर और जो कनारा जिले थे, उन्हें भी क्या किया जाता है, मैसूर वॉर के बाद एनेक्स कर लिया जाता है डिस्ट्रिक्ट के रूप में, जिलों के रूप में, इन 1799 1799 में, ठीक है। इस तरह से हम बात करें ओवरऑल अगर बेलेजली की, तो बेलेजली के समय पर ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी सफलता मिलती है, काफ़ी सक्सेस मिलती है, और इनकी जो इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी थी, इनकी जो साम्राज्यवादी नीति थी, उसे एक प्रकार से देखा जाए तो काफ़ी सक्सेस यहाँ पे देखने को मिलती है, और इन्हें नई नई टेरिटरीज पर अपना कंट्रोल करना, अपना कब्जा करने के अधिकार मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम अगले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करेंगे, बंगाल के नेक्स्ट गवर्नर जनरल की बात करेंगे।